Assalamualaikum class. I hope you're all doing well. So today we will start our class with a new topic which is phrases and clauses. So for that first you need to know how many parts does a subject contain, does a sentence contain. So a sentence contain two parts, a subject and a predicate. Okay. Now we will take an example. The cat is under the table. अब आपको ये पता है कि सब्जेक्ट क्या होता है, जो भी चीज़ जो भी इंसान एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है उसे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। और जो हमारे सेंटेंस का बाकी पार्ट जिसमें हमारा वर्ब होता है, वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब होता है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है इज़, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रेडिकेट। नाउ अ सेंटेंस कंटेन टू पार्ट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट इज दिस पार्ट एंड दिस पार्ट इज प्रेडिकेट। अब फ्रेज क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ टू और मोर वर्ड्स फंक्शनिंग एज अ मीनिंगफुल यूनिट विद इन अ सेंटेंस और क्लॉज। एक सेंटेंस या फिर क्लॉज का वो पार्ट जो कि उसको कंप्लीट करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है और उसका खुद से भी कुछ मीनिंग होता है, बट इट डज़ नॉट कंटेन द कंप्लीट मीनिंग। जैसे कि आप एग्जांपल लेते हो इन द कॉर्नर। अब आपको पता है कि इन द कॉर्नर का क्या मतलब है, वेरी स्लोली, बहुत ज़्यादा आहिस्ता, ये भी पता है आपको, बट इट मेक सम सेंस। पर इससे आपकी को कंप्लीट सेंस समझ में नहीं आएगी एक सेंटेंस की, ये एक पूरा सेंटेंस नहीं बन रहा। तो हम क्या करते हैं, डिफरेंट क्लॉजेस को यूज़ करके एक पूरा सेंटेंस बनाते हैं जिसमें हम दो या फिर उससे ज़्यादा क्लॉज भी यूज़ कर सकते हैं, और उसके साथ हम सब्जेक्ट ऐड करके उसे क्या बना देते हैं, एक सेंटेंस बना देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है, द कैट इज़ अंडर द टेबल। तो यहाँ पे जो अंडर द टेबल है ये क्या है, ये हमारा फ्रेज है। दिस पार्ट under the table is a phrase and this whole sentence is a clause. Now we will discuss the types of phrases. Phrases has 5 different types that we are going to discuss today. It has some other types but we are going to discuss these 5 today. So first one is a noun phrase. Now you all know what is a noun. Noun जो है वो नेम होता है किसी भी प्लेस का, पर्सन का या फिर थिंग का, वो नाउन होती है, उसे नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ गुड फ्रेंड। नाउ फ्रेंड इज़ अ नाउन, दोस्त वो एक नाउन होता है, बट अ गुड फ्रेंड ये क्या हो गया, ये कॉम्बिनेशन हो गया टू या फिर टू से ज़्यादा वर्ड्स का, जिसे हम क्या कहेंगे, एक फ्रेज। अब इट्स अ फ्रेज ओनली, इट्स अ फ्रेज ओनली। अगर हम इसके साथ कोई सेंटेंस बनाना चाहें, जैसे कि हमने एग्जाम्पल ली, ही इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, तो ये क्या होगा, अ गुड फ्रेंड इसमें एज अ फ्रेज यूज़ हो रहा है, बट इट डज मेक सेंस जब हम इसे इन एक सेंटेंस के अंदर लिखते हैं, लाइक ही इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। अब आपको पूरी बात समझ में आ रही है कि वो मेरा अच्छा दोस्त है। अ गुड फ्रेंड एक अच्छा दोस्त, इसका सिर्फ यही मतलब होता है। द सेकेंड टाइप ऑफ फ्रेज इज वर्ब फ्रेज। नो यू ऑल्सो नो वर्ब क्या होता है। वर्ब जो है वो कोई भी हमारा एक्शन होता है जो हम परफॉर्म करते हैं। नाउ ड्राइव, ड्राइव इज़ एन एक्शन, ड्राइव करना जो है वो एक एक्शन है, ड्राइव केयरफुली। नाउ इट्स अ फ्रेज बिकॉज इसके साथ वर्ब के साथ हमने एक और वर्ड का एडिशन कर दिया है। इन द सेम वे इज़ रनिंग भी जो है वो वर्ब फ्रेज है, क्यों, बिकॉज इट कंटेन्स अ वर्ब। रन, रन इज़ अ वर्ब, सो इज़ रनिंग इज़ अ वर्ब फ्रेज। द थर्ड टाइप ऑफ द फ्रेज इज एडवर्ब फ्रेज। अब एडवर्ब के बारे में भी आपको पता है, एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब होता है किसी भी काम के होने का मैनर, लाइक हाउ समथिंग इज़ हैपनिंग। कोई चीज़ बहुत ज़्यादा स्लोली हो रही है, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हो रही है, वो क्या होगा, उसका फ्रेज़ होगा, उसकी होने का मैनर होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, एडवर्ब कहेंगे। तो एडवर्ब फ्रेज में भी 2 या 3 वर्ड्स के अंदर बताया जा रहा होता है कि कोई काम किस तरह से हो रहा है, लाइक क्वाइट स्लोली, वेरी ब्यूटीफुली। नाउ इट डज़ मेक सेंस, हमें इसकी समझ में आती है, वेरी ब्यूटीफुली बहुत खूबसूरती से, क्वाइट स्लोली काफ़ी आहिस्ता से, तो इसकी हमें समझ तो आ रही है, बट इट इज़ नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस। तो हमें क्या करना पड़ता है, इसको एक क्लॉज के अंदर ऐड करके 2 या 3 फ्रेजेस को हम क्या बनाते हैं, एक मुकम्मल सेंटेंस बनाते हैं। We'll discuss the fourth type of the phrase which is adjective phrase. Now we also know कि adjective क्या होता है। adjective किसी भी चीज़ की क्वालिटी होती है, किसी भी पर्सन की क्वालिटी हो सकती है, क्वालिटी होती है बेसिकली किसी भी चीज़ की या पर्सन की, लाइक वेरी कोल्ड एंड डार्क। अब कोल्ड और डार्क ये दोनों क्या हैं, एडजेक्टिव हैं। तो अगर हम इसको 2 to 3 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन बना के ऐड करेंगे तो देन इट विल बी अ एडजेक्टिव फ्रेज। वो सिर्फ एडजेक्टिव नहीं होगा, एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। वेरी कोल्ड एंड डार्क, अ रेड डोर। अब रेड जो है वो क्या है, क्वालिटी है, देन अगर हम सिर्फ रेड लिखते हैं तो इसका इट मीन्स कि ये एडजेक्टिव है। इफ़ वी विल राइट अ रेड डोर तो उसे उसका क्या मतलब होगा कि ये एक एडजेक्टिव फ्रेज बन गया है।
प्रपोजिशनल फ्रेज, प्रपोजिशंस आपको पता है मोस्टली हम ऑब्जेक्ट से पहले ऐड करते हैं, लाइक इन द ड्रॉर, ऑन द चेयर, इससे पहले भी मैंने यहाँ पे यूज़ की थी, इन द कॉर्नर। तो ये क्या है, सारी प्रपोजिशनल फ्रेज हैं। तो ऐसी कोई भी फ्रेज जिसके स्टार्ट में प्रपोजिशन लगी हुई हो उसे हम क्या कहेंगे, प्रपोजिशनल फ्रेज। तो ये जो है वो फ्रेजेस की टाइप्स थी। अब हम जो है वो क्लॉज के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की बात स्टार्ट में भी की थी, लेकिन अब हम फिर से करेंगे कि ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों एग्जिस्ट करते हो उसे हम क्लॉज का नाम देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हम देखेंगे, द बर्ड्स चिप्ड इन द मॉर्निंग। अब आपको पता है कि बर्ड्स क्या है, सब्जेक्ट है हमारा, और चिप क्या है, ये हमारा वर्ब है। तो ऐसा पार्ट सेंटेंस का जिसके अंदर वर्ब आ जाए उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। नाउ दिस कंटेन्स अ सब्जेक्ट, नाउ दिस सेंटेंस कंटेन अ सब्जेक्ट एंड ऑल्सो अ प्रेडिकेट। तो ये क्या होगा, इट विल बी अ क्लॉज। इट मीन्स कि कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर एक सब्जेक्ट और एक एक्शन वर्ब मौजूद हो उसे हम क्या कहेंगे, क्लॉज कहेंगे। Now the clause also have some types which is independent and dependent clause. अब independent के हमें नाम से पता लग रहा है कि it will be something which is independent, जो कि खुद मुख्तार होती है, किसी पर डिपेंड नहीं करती। नाउ इट मीन्स कि इंडिपेंडेंट क्लॉज कोई भी ऐसा क्लॉज होगा जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा होगा और उसे और किसी भी क्लॉज की, किसी भी फ्रेज की ज़रूरत नहीं होगी। तो होता है वो एक कंप्लीट सेंटेंस होता है, उसके अंदर सब्जेक्ट भी होता है, उसके अंदर वर्ब भी होता है, उसके अंदर हमारा जो है वो पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो रहा होता है। तो इस वजह से जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, इट मीन्स कि वो फुली अपना मीनिंग जो है वो एक्सप्लेन कर रहे होंगे, उनके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब का होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पर वो अपना इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहे होंगे, उनको किसी और की ज़रूरत, किसी और सेंटेंस की या किसी और फ्रेज की ज़रूरत नहीं होगी अपना मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। जबकि जो डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं वो क्या होते हैं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कैन नॉट एक्सप्रेस द कंप्लीट मीनिंग। यानी वो क्लॉज तो होते हैं, उसके अंदर भी सब्जेक्ट और हमारा वर्ब होता है, पर वो अपना मीनिंग फुली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे होते, उसमें हमें आधी बात समझ में आ रही होती है, हमने कुछ ना कुछ उसके अंदर ऐड करना होता है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को उसके साथ ऐड करना होता है ताकि हम उसके मीनिंग को फुली अंडरस्टैंड कर सकें। Here you can see the example, I saw a man and I saw a man who was crying. अब क्या है कि I saw a man, I क्या है, इसमें हमारा सब्जेक्ट है, saw हमारा वर्ब है, और man क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। अब इसमें हमें मज़ीद कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता है कि मैंने एक आदमी को देखा, I saw a man, इट इज़ अ कम्प्लीट सेंटेंस। इसके अंदर हम मज़ीद कुछ ऐड नहीं भी करेंगे तब भी हमें समझ आ रही है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। बट इन द सेकेंड एग्जाम्पल, आई सॉ अ मैन हु वॉज क्राइंग, अगर हम इसको ब्रेक करें इस जगह से, आई सॉ अ मैन, यानी कि ये तो हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज था ना, इसको हम सेपरेट कर दें अगर, और सिर्फ इस वाले पार्ट को देखें, हु वॉज क्राइंग। ना हु इज़ एक्टिंग एज अ सब्जेक्ट देयर, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट भी है, हेल्पिंग वर्ब भी है, वर्ब भी है, बट ये एक कंप्लीट सेंटेंस क्यों नहीं है, एक कंप्लीट क्लॉज क्यों नहीं है, बिकॉज दिस इज़ अ डिपेंडेंट क्लॉज। इससे इस इंडिपेंडेंट क्लॉज की ज़रूरत थी अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, जिसकी वजह से ये क्या है, एक डिपेंडेंट क्लॉज है। नाउ आई सॉ अ मैन इज़ अ इंडिपेंडेंट क्लॉज, हु वॉज क्राइंग, कौन रो रहा था, हमें तो नहीं पता कौन रो रहा था, तो इट विल बी अ डिपेंडेंट क्लॉज। उस ये डिपेंडेंट क्लॉज इस इंडिपेंडेंट क्लॉज पे डिपेंड करता है अपने मीनिंग को फुली एक्सप्लेन करने के लिए। इन द सेम वे, ही बॉट अ कार विच वॉज टू एक्सपेंसिव, अगर हम इसको ब्रेक करें, ही सब्जेक्ट है, बॉट वर्ब है, कार हमारा ऑब्जेक्ट है। नाउ इफ़ यू ब्रेक दिस सेंटेंस फ्रॉम हेयर, तो उसके बाद क्या बचता है, विच वॉज टू एक्सपेंसिव। अब इसमें हमारे पास सब्जेक्ट मौजूद है, हमारे पास हेल्पिंग वर्ब मौजूद है, हमारे पास वर्ब मौजूद है, बट क्या है कि हमारा सेंस मेक नहीं कर रहा, फुली मीनिंग को कंप्लीट नहीं कर रहा हमारा सेंटेंस, बिकॉज वो क्या है, वो एक डिपेंडेंट क्लॉज है। दैट्स वाई वो अपनी सेंस को कंप्लीट नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से उसे इस इंडिपेंडेंट क्लॉज यानी ही बॉट अ कार की ज़रूरत है। ही बॉट अ कार सिंपली अलग से एग्जिस्ट कर सकता था, बट विच वॉज टू एक्सपेंसिव सेपरेटली नहीं हो सकता, हमें उसके साथ कुछ ना कुछ ऐड करना था, तो हमने इस इंडिपेंडेंट क्लॉज को उसके साथ ऐड करके इस सेंटेंस को कंप्लीट कर दिया। अब इसके बारे में कुछ मज़ीद बातें हैं जो कि जिससे हमें ये आइडिया हो जाता है कि ये जो सेंटेंस है ये डिपेंडेंट क्लॉज है या फिर ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। सबसे पहले तो जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है ना, वो मेन क्लॉज के तौर पे एक्ट करता है, लाइक यू कैन सी हेयर, ही बॉट अ कार विच वॉज टू एक्सपेंसिव। अब यहाँ पे आपको समझ में आ रही है कि मेन क्लॉज कौन सा है, ये वाला,
कि उसने एक गाड़ी खरीदी। अब वो गाड़ी महंगी थी, सस्ती थी या कैसी भी थी, वो बात की बात है। सबसे पहले जो हमारा पार्ट है, क्लॉज है, वो है ही बॉट अ कार। तो ये क्या होगा, यहाँ पे जो हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो किस तरह से काम कर रहा है, मेन क्लॉज के तौर पे काम कर रहा है। और उसके साथ जो डिपेंडेंट क्लॉज लगा हुआ है वो हमारा मेन क्लॉज नहीं है। इसके अलावा जो हमारा डिपेंडेंट क्लॉज होता है ना, वो यूजुअली किससे स्टार्ट हो रहा होता है, किसी भी सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। कंजंक्शन के बारे में भी आपको पता है ना, कंजंक्शन किस लिए यूज़ करते हैं हम, टू सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनमें सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ हुई हुई हो, उसे हम क्या कहते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज। जिसकी हम एग्जांपल देख सकते हैं, बिकॉज, सिंस, वेन एवर, हु, विच, और यहाँ पे हम दैट को ऐड करेंगे, दैट भी आ सकता है। तो ये सारी क्या हैं, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। और डिपेंडेंट क्लॉजेस जो है हमारे जितने भी हम सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं, उनके स्टार्ट में यही लगा होगा, जिससे हमें ये आइडिया हो जाता है कि ये वाला डिपेंडेंट क्लॉज है। लाइक यहाँ पे एग्जांपल है हमारे पास, दीज आर द पीपल हु वर्क एट आवर होम। तो दीज आर द पीपल एक सेपरेट सेंटेंस है, हु वर्क एट आवर होम एक सेपरेट है। बट यहाँ पे देखें आप, हु वर्क एट आवर होम, क्या ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है? थिंक अबाउट इट। नो, इट्स नॉट एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। दिस इज अ इंडिपेंडेंट क्लॉज। चूंकि इसके स्टार्ट में हु लगा हुआ है, विच इज अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तो ये क्या होगा, एक डिपेंडेंट क्लॉज। Now this sentence is depending on this sentence to complete its meaning. These are the people who work at our home. इसी तरह से सेकेंड एग्जाम्पल में देखेंगे, I met a boy who had helped me. अब who had helped me, अगर इसको ब्रेक करें हम, तो क्या इसका कोई मीनिंग कंप्लीटली हम अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं? Who had helped me, जिसने मेरी मदद की, किसने आपकी मदद की? I met a boy, मैं एक लड़के से मिला, who had helped me, जिसने मेरी मदद की। तो ये वाला हमारा डिपेंडेंट क्लॉज था और ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज था, जो कि इस डिपेंडेंट क्लॉज को हेल्प आउट कर रहा था एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के थ्रू। किस लिए? उसका मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, आई मेट अ बॉय एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, हु हैड हेल्प मी डिपेंडेंट क्लॉज है। सो दिस डिपेंडेंट क्लॉज इज डिपेंडिंग ऑन दिस इंडिपेंडेंट क्लॉज टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। अब आपको समझ में आ गया इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन से होते हैं, जो कि मेन क्लॉज के तौर पे एक्ट करते हैं और वो कंप्लीटली अपना मीनिंग जो है वो एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, हमें उसके साथ मजीद कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। जबकि जो डिपेंडेंट क्लॉजेज हैं वो क्या होते हैं, उनके स्टार्ट में मोस्टली सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा होता है एक तो, इसके अलावा उसको अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज की। सो स्टूडेंट्स, दैट वाज इट फॉर टुडे। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्व्स। अल्लाह हाफिज़।